नमस्कार दोस्तों, बीएस गुरु एजुकेशन की तरफ से फिर मैं भूपेंद्र सिंह आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली बार चलिए हम लोग लेकर आ रहे हैं अपने लिए जो करंट अफेयर्स हैं 7 जनवरी के 2022 के। मैं इसी के साथ आप लोगों के लिए एक नया घोषणा करना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए कल मॉर्निंग में 7 AM पर आपके लिए एक वीडियो आएगा जिस पर आप इस वीक के रिवीजन कर सकेंगे, जिसमें कि आपको जो भी पढ़ाया गया उसके कुछ क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस प्रोबेबली आपको मिलेंगे, जिनका आप रिवीजन उस वहाँ पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगली न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, पहली न्यूज़ है, विद्युत मंत्रालय ने अपने प्रमुख उजाला यानी उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, यानी जो उजाला है, ये स्कीम बिजली विभाग यानी बिजली मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसे उजाला कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। कार्यक्रम के तहत एलईडी लाइटों के वितरण और बिक्री के 7 वर्ष सफलतापूर्वक इन्होंने पूरे कर लिए हैं। तो देश भर में वितरित 36.78 करोड़ से अधिक एलईडी के साथ यह पहला दुनिया के सबसे बड़े जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम के रूप में विकसित हुई है। अगर इसकी प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें तो इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया। इसे एलईडी आधारित घरेलू कुशल प्रकाश कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार इसका उद्देश्य सभी के लिए ऊर्जा के कुशल उपयोग यानी इनकी खपत, बचत और प्रकाश व्यवस्था को बढ़ावा देना है। ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को इस कार्यक्रम के लिए करने में एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया है। प्रत्येक परिवार संबंधित विद्युत वितरण कंपनी के घरेलू कनेक्शन रखता है, योजना के तहत एलईडी बल्ब प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो इस प्रकार से ये एक एलईडी वितरण योजना है जिसने 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और यह दुनिया के सबसे बड़े जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम में से के रूप में विकसित हुआ है, और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इसी के आगे अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इसकी उपलब्धियों के विषय में बात करते हैं उजाला योजना की। एलईडी लाइट मीटिंग डायोड, जो एलईडी है उसका फुल फॉर्म होता है, जो आपका एलईडी है इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। बल्बों के खुदरा मूल्य को 300 से 350 रुपए प्रति बल्ब से घटाकर 70 से 80 रुपए प्रति बल्ब करने में सफल रही है। सस्ती ऊर्जा को सभी के लिए सुलभ बनाने के अलावा इस कार्यक्रम का परिणाम बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बचत भी हुई है। आज तक 47,778 मिलियन किलोवाट आवर प्रति वर्ष ऊर्जा की बचत की गई है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3.86 करोड़ टन की कमी आई है। यह घरेलू प्रकाश उद्योग को गति प्रदान करता है यह मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि एलईडी बल्बों का घरेलू विनिर्माण 1 लाख प्रति माह से बढ़कर 40 मिलियन प्रति माह हो गया है। ऊर्जा दक्षता संरक्षण से संबंधित अन्य पहलों की यदि बात करें तो ग्राम उजाला इस पहल के तहत 5 राज्यों जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के 2569 गांवों में एलईडी बल्बों को 2579 गांवों में एलईडी बल्बों के अत्यधिक रियायत दर पर 10 रुपए में वितरित किया जाएगा। प्रदर्शन, उपलब्धियां और व्यापार की अगर बात करें तो यह ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से ऊर्जा गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु लागत प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक बाजार आधारित है जिसका व्यापार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये एलईडी योजना है, उजाला योजना, और इस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। बात करते हैं कजाकिस्तान के विषय में। ईंधन की कीमतों में तीव्र और अचानक वृद्धि ने
यानी जो ईंधन है उसकी कीमतों में तेजी से वृद्धि और अचानक वृद्धि से कजाकिस्तान में राष्ट्रीय संकट पैदा कर दिया है, जिससे देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के बीच देश के सत्तावादी राष्ट्रपति के अनुरोध पर रूसी नेतृत्व वाली सेना भी कजाकिस्तान पहुंच गई। इससे पहले भारत के रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली में कजाकिस्तान गणराज्य क्षेत्र के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अशांति का कारण तेल समृद्ध एवं मध्य एशियाई राष्ट्र में ईंधन की कीमतों के दुगने होने के बाद गुस्साए कजाकिस्तान के लोग पहली बार सड़कों पर उतरे और जब सरकार ने सामान्यतया वाहनों में इस्तेमाल होने वाली तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के लिए प्राइस कैप को हटा दिया और ऑयल सिटी झानोओजेन में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। झानाओजेन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और जहां 2011 में खराब काम करने की स्थिति का विरोध कर रहे कम से कम 16 तेल श्रमिकों को पुलिस ने मार डाला था। देश भर के शहरों और कस्बों में प्रदर्शन शुरू हो गए और तेजी से हिंसक हो गए, जिसे कजाकिस्तान के इतिहास में विरोध की सबसे बड़ी लहर कहा जा रहा है। सोवियत संघ के पतन के बाद से कजाकिस्तान में काफी हद तक स्थिरता, निरंतर निरंकुशता बनी रही, जहां इस पैमाने का विद्रोह 1980 के दशक के बाद से नहीं देखा गया। अब देखें कि विरोध का महत्व क्या है विश्व के लिए। रूस और चीन के बीच स्थित कजाकिस्तान, फ्रेंड्स ये जो कजाकिस्तान है ये रूस और चीन के मध्य में स्थित है। इसका सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। जो कजाकिस्तान है रूस और चीन के मध्य स्थित है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है जो पूरे पश्चिमी यूरोप से भी बड़ा है। हालांकि इसकी आबादी सिर्फ 19 मिलियन है। इसके पास विशाल खनिज संसाधन मौजूद हैं, जिसमें 3% वैश्विक तेल भंडार और महत्वपूर्ण कोयला और गैस क्षेत्र हैं। यह यूरेनियम का शीर्ष वैश्विक उत्पादक है, जिसकी कीमतों में अस्थिरता के बाद 8% की वृद्धि हुई। देश बिटकॉइन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा माइनर भी है। बड़ी रूसी अल्पसंख्यक आबादी के साथ यह मुख्य रूप से मुस्लिम गणराज्य है। यह मध्य एशिया के अन्य हिस्सों में देखे गए नागरिक संघर्ष से अब तक काफी हद तक सुरक्षित रहा है। नवीनतम प्रदर्शन इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि देश को अब तक एक अस्थिर क्षेत्र में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में माना जाता है। हालांकि यहाँ यह स्थिति एक दमनकारी सरकार की कीमत पर आई है जो असंतोष को दबाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो कजाकिस्तान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट देश है, जो कि एक सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। और बात करें तो यहाँ पर काफ़ी विशाल ऊर्जा के खनिज मौजूद हैं, जैसे कि 3% वैश्विक तेल भंडार है, कोयला और गैस हैं, यूरेनियम का शीर्ष वैश्विक उत्पादक है। इस पर और बिटकॉइंस यहाँ सबसे ज़्यादा माइन करके किए गए हैं। तो इस क्षेत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बात करते हैं सी ड्रैगन 22 अभ्यास की। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ प्रशांत महासागर में यूएस सी ड्रैगन अभ्यास शुरू हुआ है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का हिस्सा हैं तथा मालाबार अभ्यास भी में भाग लेते हैं। अगर बात करें सी ड्रैगन 22 अभ्यास के बारे में, तो सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी विरोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास व चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह एक वार्षिक अभ्यास है। अगर इसकी महत्व की बात करें तो चीन के साथ कुछ देशों के तनावपूर्ण संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में पीएलए नौसेना के बढ़ते प्रयासों के मद्देनजर यह अभ्यास महत्व रखता है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में 2 और पोसेडॉन
कस 81 समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान शामिल किए हैं, जो इस क्षेत्र में चीनी जहाज़ों पर पनडुब्बियों पर नज़र रखने की उनकी क्षमता को और मजबूत करेंगे। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, यानी क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय अभ्यास है सी ड्रैगन, जो अमेरिका के नेतृत्व में हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक रूप से गैर समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास है। तो बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। बात करते हैं उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, जैसे कि फ्रेंड्स मैंने कई बार बताया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो दो तरह की मिसाइलें होती हैं, एक हाइपरसोनिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। तो बात करते हैं यहाँ पर हम हाइपरसोनिक मिसाइल की, जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। उत्तर कोरिया ने इससे पूर्व सितंबर माह में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके साथ ही वह उन प्रमुख सैन्य शक्तियों की सूची में शामिल हो गया था जिनके पास इस प्रकार की उन्नत हथियार प्रणाली मौजूद है। हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, लगभग 6,200 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 3,850 मील प्रति घंटा की गति से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के हथियार माना जाता है। ज्ञात हो कि भारत भी हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहा है। भारत में हाइपरसोनिक तकनीक का विकास और परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास डीआरडीओ एवं भारतीय रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो दोनों ने किया है। हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसमें ध्वनि की गति से 6 गुना गति में इससे यात्रा करने की क्षमता है। तो इस प्रकार से ये उत्तर कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में चीतों की वापसी की जाएगी। वर्ष 1992 में विलुप्त होने के पश्चात चीते की एक बार पुनः भारत में वापसी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में एक कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में देश में करीब 50 चीते लाए जाएंगे। कार्य योजना के अनुसार पहले वर्ष के दौरान सभी चीतों को नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीते को नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश में पुनः प्रस्तुत करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन महामारी के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी। ध्यातव्य है कि चीता वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था। देश में चीतों की विलुप्ति के दो विशेष कारण थे। पहला, जानवरों के शिकार के लिए चीते को पालतू बनाया जाना, तथा दूसरा, कैद में रहने पर चीता प्रजनन नहीं करते। अपने तेज गति तथा बाघ व शेर की तुलना में कम हिंसक होने की वजह से इनको पालना आसान था। तत्कालीन राजाओं और जमींदारों द्वारा इसका प्रयोग अक्सर शिकार के लिए होता था, जिसमें ये अन्य जानवरों को पकड़ने में उनकी मदद करते थे। तो इस प्रकार से चीतों की वापसी हो रही है और ये 1952 में भारत से विलुप्त हो गए थे और ये शेर आदि जैसे जानवरों से कम हिंसक होते हैं। बढ़ते हैं ब्रांड इंडिया अभियान। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जल्द ही नए बाजारों में सेवाओं और उत्पादों के निर्यात को गति देने हेतु ब्रांड इंडिया अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अम्ब्रेला अभियान के रूप में काम करेगा। इसके प्रारंभिक चरण के दौरान यह अभियान विशिष्ट क्षेत्रों जैसे रत्न एवं आभूषण, वस्त्र, वृक्षारोपण उत्पादों यानी जैसे चाय हो गया, कॉफी, मसाले, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, फार्मा, इंजीनियरिंग में भारतीय निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अभियान को इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी IBEF द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन वाणिज्य विभाग द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विदेशियों
में बाजारों में मेड इन इंडिया यानी मेड इन इंडिया लेबल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं के ज्ञान के प्रसार को सुविधाजनक बनाना है। विभिन्न क्षेत्र के लिए इस प्रकार का एक कॉमन अभियान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग तरीकों से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस वित्तीय वर्ष में देश का कुल निर्यात $400 बिलियन से अधिक हो गया है। बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो लगातार बाढ़ और आग यानी दो समस्याएं, लगातार बाढ़ और आग, साथ में कोविड महामारी और अन्य कई समस्याओं से पीड़ित हमारी पृथ्वी अस्तित्व संकट से गुजर रही है और मानव के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक और अभिनव उपायों की तत्काल आवश्यकता रखती है। इस संदर्भ में भारत ने यूएनएफसीसी के COP26 में अपनी वर्धित जलवायु प्रतिबद्धताओं यानी पंचामृत की घोषणा की, जिसमें वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन यानी नेट जीरो कार्बन इमिशन तक पहुंचने की प्रतिबद्धता शामिल है। भारत द्वारा शुद्ध शून्य लक्ष्य की घोषणा करना इस दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम है, क्योंकि वह ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक नहीं है, फिर भी एक स्वैच्छिक दायित्व बोध से आगे बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि भारत का ऐतिहासिक संचयी ऊर्जा विश्व के कुल ऊर्जा का मात्र 4.37% है। इस घोषणा के बाद 2070 के अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए भारत को विशेष रूप से एक सुगम नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के अधिकाधिक अंगीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र की बहुत बृहत भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगर बात करें शुद्ध शून्य में भारत का योगदान, तो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य लगातार अधिक महत्वाकांक्षी होते गए हैं, जहां पेरिस में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट प्राप्त कर लेने की घोषणा से आगे बढ़ते हुए उसने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में 2030 तक 450 गीगावाट और COP26 में 2030 तक 500 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने की पहल की है। तो भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के लक्ष्य की भी घोषणा की है, जो 40% के मौजूदा लक्ष्य का विस्तार करता है, जिसे पहले से ही लगभग हासिल कर लिया गया है। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा अभियान यानी हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की घोषणा की है। ऊर्जा दक्षता के मामले में कार्य निष्पादन उपलब्धि और व्यापार यानी परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट की बाजार आधारित योजना ने पहले और दूसरे चक्र के दौरान 92 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष ऊर्जा उत्सर्जन को कम करने में सफलता पाई है। परिवहन क्षेत्र में सुधार, अगर बात करें परिवहन क्षेत्र की भारत के, तो भारत फेम योजना यानी फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के साथ अपने ई मोबिलिटी रूपांतरण में गति ला रहा है। भारत स्टेज 4 से तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानदंड को 1 अप्रैल 2020 तक अपनाए जाने की घोषणा की, जिसे मूल रूप से वर्ष 2024 तक अपनाया जाना था। पुराने और अयोग्य वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाने के लिए एक स्वैच्छिक व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी अपनाई गई, जो मौजूदा योजनाओं को पूर्वता प्रदान करती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है और यदि आप इससे कुछ भी थोड़ी भी मदद ले पाते हैं, तो मेरा ये कार्य साक्षर बनाने में भारत को मेरा योगदान होगा। और फ्रेंड्स मैं ये चाहता हूँ कि यदि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो मेरा ये जो कार्य है, जो मेरा समय है, उसका बहुत ही मूल्य होगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इसी के साथ एक उस पहली घोषणा के साथ कि आपको कल से यानी 8 जनवरी से आपको मॉर्निंग में
सैटरडे को जो हमारा रिवीजन टेस्ट जैसा होगा, एमसीक्यूज़ के रूप में आपको एक वीडियो आएगा। उसके लिए आप लोग सभी प्रिपेयर रहें और अपना रिवीजन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अगेन।